बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जी। बाबा साहब के सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब हम। फिलोसफी ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो बाबा साहब का मानना ये था कि भाई जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो केवल सिर्फ इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने का नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट्स फॉर्म करने का नहीं होता, बल्कि वो होता है कि एक डेमोक्रेसी में आप कैसे एक सोसाइटी को बिल्ड करते हो जहाँ पर सबका ट्रीटमेंट इक्वल हो। इसी रीजन से बाबा साहब ने एक प्रयोग किया शब्द का जिसको वो कहते थे सोशल डेमोक्रेसी। पिछले वीडियो में भी हमने इनकी चर्चा की थी। सोशल डेमोक्रेसी का कोर ये है कि वो एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज डोमिनेट करती हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। वो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो जब होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक लीगल लेवल पर सेफगार्ड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये एक पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ भी होना चाहिए। तो बाबा साहब इन वैल्यूज को एक पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ के नज़रिए से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया की जो सोसाइटी है वो कास्ट रिडन सोसाइटी है। इस कास्ट रिडन सोसाइटी में जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल के इक्वालिटी की तो वहां पर आ जाता है कॉन्सेप्ट द राइट टू वोट। पर ये मीनिंगलेस है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इंडिया में सोशल इक्वालिटी नहीं है तो बाबा साहब का मानना ये है कि भाई जो लोग हैं इंडिया में वो ट्रूली फ्री कब होंगे। वो ट्रूली फ्री तभी होंगे जब आप किसी तरीके से लोगों को इन्फीरियर नहीं समझोगे, वो भी कास्ट के लेवल पर या क्लास के लेवल पर। तो आपको सबको जो है डिग्निटी देनी है, आपको सबको जो है वो रिस्पेक्ट देनी है। इसके लिए बाबा साहब मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो केवल एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए हमें जिसमें फैमिलीज हों, स्कूल्स हों, वर्क प्लेस हो, टेम्पल्स हों, इन सारे स्थानों में डिग्निटी और रिस्पेक्ट एक इंटीग्रल एलिमेंट होना चाहिए। तो बाबा साहब का जो कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी था अगर आप ध्यान से देखो तो वो बहुत ही रेडिकल कंसेप्शन था। क्योंकि एक कास्ट रिडन सोसाइटी में ऐसी चीज़ को विजुअलाइज करना कि फैमिली लेवल पे, स्कूल लेवल पे, वर्क प्लेस लेवल पे, टेम्पल लेवल पे ऐसी चीज़ें ना हो, कास्ट को लेके, क्लास को लेके कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ बाबा साहब ने समझाने की कोशिश करी। अब बाबा साहब जो थे बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो लिबरल अजम्पशन था अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। बाबा साहब ने लिबरल अजम्पशन को क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मियरली ग्रांटिंग फॉर्मल लीगल राइट्स जो हैं उससे क्या है कि जो इक्वलिटी है वो इनकम्प्लीट रहेगी। और अगर इक्वलिटी इनकम्प्लीट रहेगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो डेंजर में हो जाएगी इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इस डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी जो है सोशल लेवल पर वो तो बरकरार रहेगी। सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर
ऑन पेपर आप इक्वलिटी ला पा रहे हो। तो इस रीजन से बाबा साहब ने बोला कि जो मेरा विजन है सोशल डेमोक्रेसी का, उस सोशल डेमोक्रेसी के विजन में सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट का इरेडिकेशन करना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना। एक फ्रेटर्निटी बेस्ड पब्लिक कल्चर क्रिएट करना। तो ये चीज बाबा साहब ने विजुअलाइज करने की कोशिश करी। तो सोशल डेमोक्रेसी को भी अगर हम यहाँ से देखें, तो एक नजरिया देखने का ये भी है कि सोशल डेमोक्रेसी इज नॉट अ सप्लीमेंट टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये नजरिया हमें नहीं रखना है। बाबा साहब ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने के बाद ही सोशल डेमोक्रेसी होगी और सोशल डेमोक्रेसी होने से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत होगी। बाबा साहब ये पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि बस देखो, सोशल डेमोक्रेसी इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो एक मॉरल लेवल पे और एक स्ट्रक्चरल लेवल पर सोसाइटी में चेंज लाती है। वो कहते हैं कि देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मैं निगेट नहीं कर रहा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं हुई तो फिर तो मेजोरिटेरियनिज्म हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अलोन होना भी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यदि अकेला होती है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेले होने से कहीं ना कहीं जो सोशल हायरार्कीज हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बाबा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल डेमोक्रेसी इज अनदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बोथ दी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैव टू कलेक्टिवली वर्क टुगेदर। तो कहीं पर भी आपके दिमाग में ये कोई क्वेश्चन नहीं इस तरीके का बनना चाहिए कि बाबा साहब जब सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नीचा दिखा रहे हैं, या जब वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो मैटर नहीं करती। बाबा साहब के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उतनी मैटर करती है जितनी सोशल करती है। उनको इन्होंने दोनों ने दोनों स्फेयर्स को आइसोलेट करके बट कलेक्टिव लेवल पर समझने की कोशिश की है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं। कई लोगों का ये मानना होता है कि भाई बाबा साहब सारा टाइम जो है वो बातें कर रहे हैं लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की। तो लोग कहते हैं बाबा साहब ने ये आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के थे और ना ही ये आइडियाज जो है वेस्टर्न इंपोर्टेड आइडियाज थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि बाबा साहब ने जब ये लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की चर्चा करी तो ये लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो है, बाबा साहब ने कहा कि भैया ये तो मैंने बुद्धिस्ट थॉट से लिए हैं। क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो आपको कंपैशन सिखाता है, वो आपको इक्वलिटी सिखाता है, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। तो बाबा साहब ने क्या बोला कि भाई दीज आर इंडिजिनस वैल्यूज। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बाबा साहब ने कहा कि ये इंडिजिनस वैल्यूज आर लॉस्ट वैल्यूज, हम इनको भूल चुके हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो इन वैल्यूज को रिवाइव करना इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज को वापस लाना इंपॉर्टेंट है। तो इस रीजन से जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी है, बाबा साहब कहते हैं कि दिस इज अ रिवाइवल ऑफ इंडियाज फॉरगॉटन ट्रेडिशन, रिवाइवल ऑफ इंडियाज फॉरगॉटन ट्रेडिशन। तो बाबा साहब यहाँ पर इसको इस नजरिए से देख रहे हैं। वो कतई ये नहीं कह रहे कि भाई ये आइडियाज जो है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के जो है मैं इनको बाहर से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए
कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि दे आर ट्रेस्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, बाबा साहब के मुताबिक उसका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है वो अलग है सर। उनके लिए ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो है ये बुद्धिस्ट एथिक्स में से है। इसी रीजन से आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी बुद्धा एंड हिज धम्मा, वहां पर उन्होंने क्या करा कि इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके इनको रूट किया उन्होंने एथिक्स में, जिसमें उन्होंने कहा करुणा। बुद्धिस्ट एथिक्स का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है करुणा। करुणा का मतलब होता है कंपैशन, समानता, जिसका मीनिंग होता है इक्वलिटी, मैत्री, फेलोशिप। तो बाबा साहब ने कहा कि बस मैं तो इन तीन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। ये तीन वैल्यूज मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसी रीजन से आप देखो कि गोपाल गुरु जो एक स्कॉलर हैं, और वेलेरियन रॉड्रिक्स जो हैं, उनका क्या मानना है? वेलेरियन रॉड्रिक्स और गोपाल गुरु का मानना ये है कि आज की डेट में जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने डेमोक्रेसी के अंदर बुद्धिस्ट एथिक्स को फ्यूज किया, उससे उन्होंने एक ऐसी डेमोक्रेसी विजुअलाइज करी जिसमें एक मॉरल टेक्सचर ऐड किया, जो मॉरल टेक्सचर मॉडर्न डेमोक्रेसी में एब्सेंट था। तो ये चीज़ तो हमें अभी एकदम क्लियर कट तरीके से देखने को भी मिली कि बाबा साहब ने जब ये बुद्धिस्ट एथिक्स को फ्यूज किया, करुणा की वैल्यू, समाता की वैल्यू, मैत्री की वैल्यू, मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो ये वैल्यूज उस समय नहीं थी। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर फ्यूज करी। इसी रीजन से आप देखो कि वेलेरियन रॉड्रिक्स ये भी कहता है यहाँ पर कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी कोई एक सिर्फ सिस्टम नहीं था, बल्कि उनके लिए डेमोक्रेसी एक वे ऑफ एथिकल लिविंग था। वे ऑफ एथिकल लिविंग। तो वो डेमोक्रेसी को एक सिस्टम के नज़रिए से नहीं, वे ऑफ लाइफ के नज़रिए से देखते थे। क्योंकि उनका मानना ये था कि भाई जब तक आप डेमोक्रेसी के अंदर की ये जो कोर वैल्यूज़ हैं, इनको सोशल लेवल पर नहीं लाओगे, सोसाइटी के लेवल पर नहीं लाओगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपके लिए बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि बाबा साहब जो थे, उन्होंने मार्क्स की तरह कहीं ना कहीं सोसाइटी को जो है क्लास बेस्ड नज़रिए से नहीं देखा। उन्होंने सोसाइटी को इस नज़रिए से देखा कि भाई हमें सोसाइटी में एंड गोल होना चाहिए जस्टिस। और ये जस्टिस तभी पॉसिबल है, उन्होंने कहा, जब हम सोसाइटी में इंडिया की कास्ट को एंड करेंगे, कास्ट को एंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फर्क याद रखो, नेहरू का कंसेप्शन जो डेमोक्रेसी का था, उस कंसेप्शन में फोकस सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे था। और नेहरू का कंसेप्शन ये जो डेमोक्रेसी का था, ये पूरा आगे जाकर कांग्रेस का कंसेप्शन बन गया। और जब ये कांग्रेस का कंसेप्शन बन गया, तभी मैंने आपको बोला कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे फोकस रह गया, सोशल डेमोक्रेसी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता।
तो बाबा साहब के बारे में बातें सब करेंगे, लेकिन बाबा साहब के सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। उन्होंने जो सोशल डेमोक्रेसी की बात करी वो कोई नहीं करेगा। आज भी इंडिया में आप प्रेजेंट टाइम पे डिबेट देखो क्या चल रहा है। वो राहुल गांधी कहता है जितनी आबादी उतना हक, यानी कि रिजर्वेशन दे दो और पॉलिटिकल लेवल पर क्वेश्चन ये है कि बस बाबा साहब के पॉइंट को अगर मानना है तो कास्ट को खत्म कर दो। क्या आज की डेट में कोई पॉलिटिशियन है जिसके गुदे में इतना दम है कि वो खड़े होकर ये बोल दे कि भैया इंडिया में कल से कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा? इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज द वर्ड कास्ट एनी फर्दर एंड देयर विल बी नो कास्ट, देयर इज ओनली वन कास्ट, वी आर ऑल इंडियंस। इंडियन कास्ट है अब सबकी। जिस दिन ये देश में बदलाव आ गया ना, उसके बाद 10 साल लगेंगे सिर्फ इस देश को एक सुपर पावर बनने में। लेकिन जब तक ये नहीं है ना, तब तक आप 10 करोड़ साल लगे रहो, आप कुछ नहीं बन पाओगे। कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि यही आपको ड्रैग करता रहेगा। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब का जो ये कॉन्सेप्ट था सोशल डेमोक्रेसी का, अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमर्त्य सेन का जो कॉन्सेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच का, जिसको इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हम कई बार पढ़ चुके हैं, और इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ का आइडिया होगा, हमने क्लास में कैपेबिलिटी अप्रोच की चर्चा की है कि यहाँ पर फोकस क्या है अमर्त्य सेन का? रियल फ्रीडम को एक्सपेंड करना। रियल फ्रीडम एक्सपेंड कब होगी जी? सिर्फ फॉर्मल एंटाइटलमेंट से नहीं होगी। रियल फ्रीडम एक्सपेंड होगी केवल और केवल एक ही तरीके से जी, जब सोसाइटी में जस्टिस होगा, जिसको लाने के लिए आपको ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस करना है। डिग्निटी तब होगी जब सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करोगे। इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा, मैंने क्लास में आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी को हमने कैसे रिलेट किया था ग्रोथ के साथ, आउटपुट के साथ, जीडीपी के साथ। तो वहाँ की नॉलेज यहाँ की नॉलेज वहाँ इंटरचेंजेबली यूज करोगे, कोई ताकत ही नहीं है कि मेंस में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सिमिलरली आप एक चीज को देखो यहाँ पर, गेल ऑम्वेट क्या बोलते हैं? गेल ऑम्वेट के न, उनका मतलब ये है आज की डेट में गेल ऑम्वेट का कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोसाइटी के अंदर सोशल सोल को पकड़ा, उसको पार्ट ऑफ डेली लाइफ बनाया। गेल ऑम्वेट ने साथ में ये बात भी बोली कि बाबा साहब ने सिर्फ ये नहीं बोला कि ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस पाओ, वो बोले कि कांग्रेस को मैं इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि ये इनकम्प्लीट गोल है। वो कहते हैं कि सोसाइटी का रियल गोल क्या होना चाहिए था। गेल ऑम्वेट कहती है कि सोसाइटी का गोल जो बाबा साहब ने बोला वो ये था कि सोशल ऑपरेशन से फ्रीडम। और ये सोशल ऑपरेशन से फ्रीडम कैसे आएगी जी? सोशल डेमोक्रेसी से। ये बोला गेल ओम्वेट ने। क्रिस्टोफर जैफरलट ने क्या बोला? उसने कहा कि बाबा साहब जो थे वो बड़े अलग प्रकार के लीडर थे, क्योंकि बाबा साहब ने चेंजिंग सोशल रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करी जो बाकी नहीं कर रहे थे। पहली बात तो इस रीजन से बाबा साहब को क्रिस्टोफर जैफरनट ने एक मॉरल डेमोक्रेट कहा। पिछले वीडियो में स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेट की भी बात की थी हमने एक, अब वो मॉरल डेमोक्रेट कहता है। मॉरल डेमोक्रेट का मतलब यहाँ पे होता है कि जो व्यक्ति ऑल को इक्वल माने, ऑल को इक्वल माने, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। और यहीं पर अगर आप देखो तो वेलेरियन रॉड्रिग्स ने एक बड़ी पेक्यूलियर बात बोली। वो कहते हैं कि वेलेरियन रॉड्रिग्स कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक ट्रायंगल प्रपोज किया, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी।
और इसके तीनों का बेसिस था डेमोक्रेसी। वेलेरियन रॉड्रिक कहता है कि अगर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी में से एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी। एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो डेमोक्रेसी पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि वेलेरियन रॉड्रिक ने जिस प्रकार से देखा, उसने बोला कि बाबा साहब के लिए सोशल डेमोक्रेसी जो है वो एक इनविजिबल ट्रिनिटी है। इनविजिबल ट्रिनिटी। तो इस नज़रिए से बाबा साहब का आइडिया डेमोक्रेसी का और खास करके जस्टिस का हमने यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करी।